हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से एक छोटा सा हमारा टॉपिक है यहाँ पर शिक्षण के सिद्धांत, उसको यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से हम इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट शिक्षण के सिद्धांत हैं उनको एक एक दो दो लाइन में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टीचिंग में इन सभी सिद्धांतों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि इसके बीच में जितने भी मैं सिद्धांत आपको बताने वाला हूं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी सिद्धांतों को देखने से पहले हमें सिद्धांत के बारे में समझ लेना है कि आखिर सिद्धांत होता क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग यहाँ पर लिखी है, शिक्षण के सिद्धांत यानी कि टीचिंग प्रिंसिपल। तो इसको मैं 2-3 लाइनों में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, शिक्षण सिद्धांत से यह तात्पर्य है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय वस्तु में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष जो है प्रदर्शित की जा सके। तो बेसिकली जो भी चीज़ हम जो है जिस पे अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, आप सभी को पता है, आप सभी जो है न्यूटन के लॉ को पता है, न्यूटन का जो सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, लैमार्क सिद्धांत है, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग विषयों में सिद्धांत दिए गए हैं। तो सिद्धांत देने का मोटो क्या होता है, जिससे संबंधित वो अध्ययन करते हैं उसका एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध जो है अपने विचार को वो व्यवस्थित तरीके से जो है प्रस्तुत करते हैं, जिसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होती थी। अब बताइए, न्यूटन के सिद्धांत देने से पहले भी बहुत लोगों ने ऊपर से बहुत सारी चीज़ों को गिरते हुए देखा होगा, फल को गिरते हुए देखा होगा, लेकिन न्यूटन को वो अजीब लगा उनके सामने जब जो है सेब का फल गिरता है। तो उनको समझ में आया आखिर क्यों गिरता है, उसको जानने का उन्होंने प्रयास किया। तो उनको जानने के बाद ये पता चला कि पृथ्वी के नीचे गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई शक्ति है, जिसकी वजह से सारी वस्तु जो है पृथ्वी के सतह के साथ आकर लग जाती है। तो लेकिन उन्होंने उसको सिस्टमेटिक ढंग से जो है रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है यह समझ जाए कि आखिर ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे क्यों गिरती है। तो इसी प्रकार से सभी विषय में सिद्धांत का निर्माण किया जाता है उस स्थिति या घटना को या उस ज्ञान को समझने के लिए। तो आशा करता हूं कि सिद्धांत आपको क्लियर हो गया, आखिर सिद्धांत क्यों जो है बनाए जाते हैं। सिद्धांत जो है उन तथ्यों को, उन विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से जानने के लिए जो है बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सिद्धांत तुरंत नहीं बनते हैं। सिद्धांत को जो है बनाने के लिए सबसे पहले किसी प्रॉब्लम के बारे में जो उसकी कॉन्सेप्ट को या संकल्पनाओं को तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद से उनको जब वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया जाता है, तब जाकर वो सिद्धांत बनता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट यहाँ से नहीं रहने वाला है कि आखिर सिद्धांत किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे इसमें देखते हैं। अब देखिए, कुछ सवाल आपके मन में यहाँ से भी उठ रहे होंगे कि आखिर शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। ठीक है, तो जितने भी शिक्षण के सिद्धांत हैं उसकी आवश्यकता आखिर हमें पढ़ाने के दौरान क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबको देखते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट रूप में यहाँ पर सारा कुछ लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षण और अधिगम के बीच में संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो है हम शिक्षण सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कोई तरीका पहले से ही ईजाद कर लिया गया है कि बच्चों पे सारा स्टडी करके कि आखिर बच्चों कैसे सीखते हैं, क्या कुछ उनको प्रॉब्लम आती है और उसका निदान कैसे उसमें करते हैं। तो पूरा प्रोसेस बेसिकली जो अध्ययन करने से संबंधित होता है, उनका अध्ययन कोई विद्वान या कोई साइंटिस्ट करता है, साइकोलॉजिस्ट करता है। उसके बाद से वो एक सिद्धांत का निर्माण करता है, और उस सिद्धांत को अगर कोई भी टीचर फॉलो करता है तो अधिगम बहुत ही बेहतर हो सकता है, शिक्षण प्रक्रिया को वो ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया कि शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो है शिक्षण सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षण सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करता है। तो आप बताइए कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब आप उससे संबंधित किसी सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन सारे तथ्यों को आप अच्छे से समझने लगते हैं। जैसे आप
बायोलॉजी में लैमार्कवाद का एक है पूरा कॉन्सेप्ट कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, यानी शुरू से उसकी गर्दन लंबी नहीं थी, तो उसको आखिर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि जिराफ की गर्दन लंबी होने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि जिस समय वो थे उस समय बहुत सारा जो है उनके लिए खाना उपलब्ध था, लेकिन जैसे जैसे खाने का अभाव होता गया उन्होंने खाने के लिए पेड़ों पे ऊंचाई मतलब अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊंचा करने लगे, तो जिस लंबे समय के बाद जो है उनके आगे आने वाली पीढ़ी में जो है वो लंबे गर्दन वाले होने लगे। तो आप लैमार्क का सिद्धांत पढ़ सकते हो। इस तरीके से काफी सिद्धांत आपको अलग अलग विषयों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षण सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ शिक्षण सिद्धांत में अनुभव तथा पुराने तरीकों को स्थान दिया जाता है, यानी एक्सपीरियंस का मतलब लोगों ने या जो भी अध्ययन करने वाला विद्वान कह लीजिए साइंटिस्ट है, तो वो अपने अनुभवों को और पुराने तरीकों को जो है इन सिद्धांतों में क्या देता है, जगह देता है। इसके साथ ही साथ शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए नए आयाम को प्रस्तुत करता है, यानी नया जो है आयाम का यहाँ पर मतलब ये है कि अधिकतम सीमा, यानी कि शिक्षण से सिद्धांत जो बनाए जाते हैं शिक्षण के, उससे संबंधित रिसर्च यहाँ पर बात की जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए जो है आपके नए सीमा का निर्धारण करते हैं शिक्षण सिद्धांत। जैसे देखिए कोई सिद्धांत डेवलप कर दिया गया, अगर उसमें कोई खामियां या त्रुटि है तो नए रिसर्चर आएंगे उस विषय से संबंधित और उस पर एक बार फिर से रिसर्च करेंगे और जो भी प्रॉब्लम उसमें होंगी या खामियां होंगी उनको दूर करके फिर से उस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये भी आपको याद रखना है। तो ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व शिक्षण में क्यों है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको सिद्धांत और नियम के बारे में अच्छे से पता है तो आप टीचिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं और टीचिंग को इफेक्टिव करना ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। मेन आपका उद्देश्य है कि कैसे बच्चे अधिगम कर सके बहुत ही आसान तरीके से और सारे तथ्य उनको समझ में आ जाए। इसी के लिए आप शिक्षण के नियम जो हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं, इनका आप इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें तो आपको क्लियर हो गई कि शिक्षण के सिद्धांत जो हैं क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ शिक्षण के सिद्धांतों का महत्व क्या है टीचिंग में, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम इसमें आगे देखने वाले हैं कि शिक्षण विधियां जो है दो प्रकार के सिद्धांतों पे आधारित होती हैं, यानी कि दो चीज तो आपने देख लिया, लेकिन अब यहाँ पर हमें यह जानने का प्रयास करना है कि शिक्षण विधियां जो होती हैं वो दो प्रकार के सिद्धांतों पर पूरी तरीके से आधारित होती हैं। पहला यहाँ पर है सामान्य सिद्धांत, दूसरा है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सामान्य सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य सिद्धांत को। तो यहाँ पर देखिए सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत मैंने बताया सामान्य सिद्धांत को जो है निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो पहला यहाँ पर आपका शिक्षण के सिद्धांतों का प्रकार है वो सामान्य सिद्धांत है और उसके अंतर्गत जो है सामान्य सिद्धांतों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो एक एक करके यहाँ पर हम सभी सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। अगर आप किसी भी विद्यार्थी को प्रेरित करते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो वो क्या होगी, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी जानने की, जब आप उसे प्रेरित करेंगे। देखिए जैसे कोई भी विद्यार्थी है पढ़ने में मान लीजिए कमजोर है, लेकिन आप वहां पर जाके उसे डेमोलाइज कर देते हैं, हाथों उत्साहित कर देते हैं कि नहीं तू पढ़ ही नहीं सकता, तो पढ़ने लायक ही नहीं है क्योंकि तुझे पहले से कुछ नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से आप बोल दोगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और उसके बाद से वो पढ़ने की इच्छा उसमें या जिज्ञासा नहीं पैदा होगी। लेकिन थोड़ी मोड़ी गलती होती है और आप उसे जाकर प्रेरित करते हो कि आप काफी बेहतर कर रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो, आप परफेक्ट हो जाओगे। तो यहां पर जो है उसके अंदर जिज्ञासा होगी और भी जानने के लिए और भी पढ़ने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग में। आप किसी भी बच्चों को डिमोलाइज कभी नहीं कर सकते। आप शिक्षक हैं और आपका अंतिम प्रयास हमेशा होना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी को अधिगम जो है करा सकें आप, यानी हर तथ्यों के बारे में उसको स्पष्ट रूप से समझा सके। बच्चे को समझाना ही आपको मेन उद्देश्य यूं कह लीजिए है कि जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं तो हर एक बच्चा, जो कमजोर बच्चा है या तेज बच्चा है तो वो तो ऐसे भी समझ लेगा, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उसको भी आपको समझाना मेन उद्देश्य होता है शिक्षण के अंतर्गत। ये भी आपको, तो प्रेरणा का सिद्धांत आपको
क्लियर हो गया, आपको भी देखते हैं कोई प्रेरित करता है तो आप भी जो है काफ़ी मोटिवेट होकर उस काम को करने लगते हैं। तो प्रेरणा का सिद्धांत आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा है गतिविधि का सिद्धांत। देखिए इसमें बेसिकली आपको फ्रोबेल की किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। देखिए यहाँ पर किंडरगार्टन जो विधि है वो शिक्षण से संबंधित खेल विधि है और इसके प्रतिपादक जो है फ्रॉयबल हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मेन फोकस ये होता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से खेल खेल में सिखाया जाए और जिसके वजह से शारीरिक विकास उनका होता है और मानसिक। अब देखिए शारीरिक विकास तो आपको क्लियर हो गया होगा कि खेलेंगे बच्चे, दौड़ेंगे तो उनका शारीरिक विकास बेहतर होगा। मानसिक विकास का मतलब वो लोगों से या अन्य विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट होंगे, जुड़ाव होगा, तो इस तरीके से उनका मानसिक विकास होगा। तो ये दोनों हो जाएगा, उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास यहाँ पर होगा फ्रोएबल की किंडरगार्टन अवधारणा या विधि के द्वारा। तो आशा करता हूं कि गतिविधि का सिद्धांत भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें हम अगले सिद्धांत को देखते हैं। देखिए इसमें अगला जो हमारा है वो है आपका रुचि का सिद्धांत। देखिए इसके अंतर्गत शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए नाम से यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि रुचि का सिद्धांत। अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी कार्य में जब रुचि लेता है तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और उस स्थिति में अधिगम उसका ज़्यादा बेहतर होगा। तो इंटरेस्ट पैदा करना यानी कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी विषय के बारे में सीखने का और जानने का प्रयास करें। आप उस पर ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ थोप नहीं सकते हैं, उसमें आप रुचि पैदा कर सकते हैं ताकि वो हर चीज़ों को जानने के बारे में सोचे। तो यहाँ पर रुचि का सिद्धांत भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगला इसमें है आपका जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। तो देखिए इसके अंतर्गत जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं, अगर आप शिक्षक होंगे तो आप ये सारी चीज़ें करते होंगे। अगर किसी भी तथ्य को किसी विषय से संबंधित आप समझाते हैं विद्यार्थियों को, तो आप उन तथ्यों को उनके जीवन से जोड़कर जो है आप उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं और कनेक्ट जब चीज़ों को आप कर पाते हैं तो आप अच्छे से उनको लंबे समय तक अपने मेमोरी में रख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सारे विषयों में लगभग आप ऐसा कर सकते हैं। विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान से जुड़े जो चीज़ें हैं या एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं उनके जीवन से जुड़े, उनको आप जोड़कर बता सकते हैं। जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उससे जुड़े बहुत सारे एग्जाम्पल या उनकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं भूगोल से संबंधित, उनसे जोड़कर जो है आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, यानी कि विद्यार्थियों को उनके जीवन से जोड़कर जो है तथ्यों को समझाना है आपको। नेक्स्ट इसमें है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। देखिए इसके अंतर्गत जो है यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए निश्चित अगर आपने कोई गोल बना लिया है, कोई टारगेट आपने सेट किया कि नहीं इतने समय में बच्चों को हम ये सारा पूरा कंप्लीट करा देंगे, वो भी अच्छे तरीके से ये बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, सब कुछ उनको पता होगा। तो इसके लिए आपको जो शिक्षण से संबंधित आपके संसाधन होते हैं उनका इस्तेमाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा और उसके लिए आपको सीखना होगा कि शिक्षण के जो जितने भी संसाधन हैं या टूल्स हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही साथ सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित के लिए ये जो आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सहज और आसान भाषा में क्लियर करूँ। और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप करके छोड़ दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर भी आपके डाउट को पिक करूँगा और वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। आइए अगले सिद्धांत को यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें अगला हमारा है व्यक्तिगत मतभेद को पहचानने का सिद्धांत। तो देखिए इसके अंतर्गत हम हर छात्र जो है ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अलग होता है। जाहिर सी बात है अगर स्कूल में आपने पढ़ा रहे होंगे और इसके साथ साथ पढ़ाया भी होगा तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर विद्यार्थी अलग है, उसकी क्षेत्र अलग है, अलग अलग क्षेत्र से वो आता है, अलग अलग तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करता है और जो उनकी समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो आपको करना क्या है ऐसी स्थिति में कि शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्र अपने जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें।
यानी कि आपको इस तरीके की शिक्षण पद्धति नहीं बनानी है कि किसी पर्टिकुलर एक तरह के विद्यार्थियों को पूरी तरीके से वो अध्ययन करने के लिए अनुकूल हो। आपको इस प्रकार की शिक्षण पद्धति का निर्माण करना है ताकि सभी छात्रों को जो है अपने जीवन में समान अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल सके। ठीक है, तो यहां पर आशा करता हूं कि आपकी व्यक्तिगत मतभेद को पहचानने का सिद्धांत आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बस इतना सा ही समझना था कि हर छात्र जो है अलग अलग क्षेत्र, परिवेश, भाषा, शैली को लेकर आता है क्लासरूम में, और अलग अलग जो है उनकी क्षमताएं होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है तो कोई बच्चा अलग क्षेत्र में नहीं सही हो सकता, तो अलग अलग क्षेत्र में वो बेहतर कर सकते हैं और उसी के अनुसार जो है आपको शिक्षण पद्धति को तैयार करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को समान अवसर अपने जीवन में मिल सके। तो आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका चयन का सिद्धांत। देखिए, इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्य के आगतन यानी कि अपडेट और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि आप सभी को पता है कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले किस प्रकार से टीचिंग होती थी और आज वर्तमान समय में किस प्रकार से टीचिंग होती है। अब देखिए, पहले बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ाया जाता था और अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आप सभी वर्तमान में देख रहे होंगे डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल होता है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो तमाम तरह के टीचिंग संबंधी जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल होता है टीचिंग को बेहतर करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर चयन का सिद्धांत आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ दिन प्रतिदिन जो टेक्नोलॉजी बदल रही है तो उनको हम कैसे अडॉप्ट करें, उनको कैसे लें और टीचिंग को आसान करें। इसलिए आपको चयन का सिद्धांत यहाँ पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया, ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्य के आगतन यानी जो भी उनका उद्देश्य है, शिक्षार्थी का उद्देश्य कोई जॉब पाना है, कुछ भी करना है, और टीचर का उद्देश्य है कि सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों को अच्छे से समझा देना। तो उसके लिए जो भी अपडेट होते हैं टीचिंग से संबंधित टूल्स के उपकरण से, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड में आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, पीपीटी तैयार कर सकते हैं, जिससे जो लिखने वाला टाइम है, जैसे बोर्ड पे हम लिखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, तो वो सारा समय जो है आप बच्चों को समझाने में लगा सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है टीचिंग में। तो उम्मीद करता हूँ चयन का सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप अधिक प्रासंगिक सामग्री को चयन करने में सक्षम हो सके, इसीलिए आपको चयन के सिद्धांत को जानना जरूरी है। आइए अगले सिद्धांत को इसमें हम देखते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगला आपका है योजना का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम हर शिक्षक के निश्चित और समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना जरूरी होता है। अब देखिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि हम उसे एक निश्चित समय में अच्छे तरीके से प्राप्त कर लें, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए आपको योजना बनाना होगा और इसलिए आपको यहाँ पर योजना का सिद्धांत जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जो है एक पर्टिकुलर समय अवधि में किसी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और सारे तत्वों को जो है बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए आपके पास प्लानिंग होगी कि इस दिन मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, इस टॉपिक को, इसके बाद अगले दिन इस तरीके से। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने बुक उठाया और चालू कर दिया, तो इस तरीके से आप किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए, योजना होना चाहिए, उसके बाद से ही आप किसी उद्देश्य को एक समयबद्ध तरीके में प्राप्त कर सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ पर बताया कि हर शिक्षक एक निश्चित और समयबद्ध उद्देश्य शिक्षक के यहाँ पर हर एक शिक्षक के जो है निश्चित और समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित जो है यहाँ पर होना जरूरी है। उसके लिए योजना जब आप बनाओगे तब ये सारा चीज़ जो है आपका व्यवस्थित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ योजना का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से आपका विभाजन का सिद्धांत। देखिए, इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि जब आपने सिलेबस अपना देखा होगा तो सिलेबस के अंदर चैप्टर सारा दिया होता है और बहुत सारे आप बुक्स में देखोगे तो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनको अलग अलग करके दिया होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग करके कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो विभाजन का सिद्धांत जो है बेसिकली ये बताता है कि किस प्रकार से आप पूरे बड़े जो कॉन्सेप्ट है या बड़े चैप्टर को छोटे छोटे जो है भागों में विभाजित करके जो है आप बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। तो
तो ये भी सिद्धांत आपको क्लियर करना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सारे सिद्धांत नहीं है, एक एक दो दो लाइन में मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है और इससे आपको क्लियर हो जा रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ विभाजन का सिद्धांत भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बेसिकली ये करना है कि छोटे छोटे टॉपिक्स में जो है यहाँ पर बांट कर जो है अगर जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसलिए आपको विभाजन का सिद्धांत यहाँ पर जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट है संशोधन का सिद्धांत। यहाँ पर इसमें बताया है मैंने कि शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने 2018 में किसी जॉब का एग्जाम दिया होगा तो उस समय सिलेबस कुछ और होगा, 2020 में कुछ और होगा, 2022 में कुछ और होगा। यानी कि समय समय पे आपको उसे अपडेट करना है, संशोधित करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो भी चीज तथ्य या कोई भी राइटर आप देखते हैं बुक लिखता है तो उसका नया एडिशन आता रहता है, यानी अपने बुक में वो काफी ज्यादा संशोधन करता रहता है, कोई भी त्रुटि है तो उसको हटाता है और नई चीजों को ऐड करता है। तो ये संशोधन के सिद्धांत के अंतर्गत सारा होता है। तो ये आपको क्लियर रहना जरूरी है कि आपने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है उसको बार बार आप संशोधित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए इसमें अगला हमारा है सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। यानी कि बच्चों को एक तरीके से फ्रीडम दिया जाता है क्लासरूम में कि किसी भी चीज़ों का वो सृजन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी जो है अपना दिखा सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कुछ एक्सपेरिमेंट करके बनाने वाला हो। तो ये सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत जो है यहाँ पर कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस सिद्धांत को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों की या विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी को बेहतर करने के लिए। तो अब इसमें नेक्स्ट हमारा है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो इसमें मैंने बताया कि यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। अब जैसे कि नाम से आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो जैसे कि हम एक डेमोक्रेसी में ऑलरेडी रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी है, आपको तमाम तरह के जो है अधिकार मिले हुए हैं संविधान से। तो उसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी लोकतांत्रिक व्यवहार के अंतर्गत जो है आपको क्लास में जो है पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि तानाशाह के तरीके जो है कि मैंने जो कुछ भी बता दिया या आपने जो कुछ भी पढ़ा दिया वो सारा कुछ बेस्ट है, उसके बाद से आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या कुछ भी पूछ नहीं सकते। तो इस तरीके का व्यवहार आपको क्लासरूम में नहीं करना है। आपका व्यवहार लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कुछ भी पढ़ाया तो उससे संबंधित अगर किसी विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा है, क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं, नहीं पूछते हैं, इसलिए कि अगर हम पूछ देंगे तो सर हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ देंगे। ऐसा आपको एकदम नहीं करना है, बच्चों को डराना ही नहीं है। जब बच्चे नहीं भी पूछते हैं तो आपको उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आपके जो भी प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत आपको क्लियर हो रहा होगा कि यह सिद्धांत छात्रों के विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने में और क्रियान्वयन पर बल देता है। तो यानी छात्रों से संबंधित अगर कोई भी आप गतिविधि बना रहे हैं तो यह सिद्धांत आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। अब जब आप अवसर देते हैं विद्यार्थियों को कुछ पूछने के लिए तो एक तरीके से आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत हमने दो सिद्धांतों के बारे में ऊपर बात किया। पहले सामान्य सिद्धांत था, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था। तो सामान्य सिद्धांत को अभी हमने कंप्लीट किया। अब जो सेकंड वन हमारा था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत आते हैं उनको भी हम जान लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि ऊपर जो कुछ भी मैंने आपको बताया, जितने भी सिद्धांत बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। देखिए प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में अभी मैंने सामान्य सिद्धांत में आपको क्लियर किया और रुचि के सिद्धांत के बारे में, तो ये दोनों कंबाइंड है, तो इसको हम जान लेते हैं। देखिए शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक तत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और जरूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जा सकता है। अब देखिए कि आपको यहाँ पर पता होगा कि हर छात्र जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। कोई खेल में सीख जाता है, कोई पढ़ाया जाता है ब्लैक बोर्ड पे लिख के तो सीख जाता है, कोई देख के और सुन के सीख लेता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है इस सिद्धांत के अंतर्गत और शिक्षक को ये समझना चाहिए कि हर छात्र का
अलग अलग मनोवैज्ञानिक साथ होता है। मनोवैज्ञानिक का मतलब साइकोलॉजिकली वो अलग अलग तरीके से सोचता है, और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर जो है प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसे हमें प्रेरित करना चाहिए, आखिर वो किस दिशा में जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसकी रुचि किसी अलग क्षेत्र में है और आप उसे किसी अलग क्षेत्र में प्रेरित कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो है किसी भी तरीके का अधिगम या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, खेल में है, तो खेल से संबंधित आप जो है मोटिवेशन कह लीजिए या प्रेरणा दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर उस क्षेत्र में उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसकी क्या जरूरत है उसकी पहचान करवाकर जो है आप उसे प्रेरित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत यहां पर क्लियर हो गया। वैसे हमने सेपरेट में सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरणा और रुचि के सिद्धांत को अच्छे से देखा था। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए, मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान को जो है यहाँ पर मिटाता है और एक रास्ता को तोड़ता है। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर लगातार आप कंटिन्यूअस 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाते रहिए, तो इस तरीके से आप हतोत्साहित हो जाएंगे, पढ़ पढ़ के एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बीच में ब्रेक ले लेके जो है आप मनोरंजन थोड़ा सा कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं। उसके बाद से आप रीबूस्ट हो जाते हैं, फिर से री एनर्जी आपके अंदर पूरे बॉडी में जनरेट हो जाती है और फिर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मनोरंजन का सिद्धांत आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप इसको क्लियरली समझ रहे होंगे कि लगातार पढ़ाई से बचने का प्रयास करना चाहिए, बीच बीच में आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए और एंटरटेन कर लेना चाहिए। आपको जो कुछ भी पसंद है, खेलना पसंद है, थोड़ा सा टहलना पसंद है, तो आप टहल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपके अंदर न्यू एनर्जी बूस्ट होगी और उस एनर्जी से फिर से आप कंटिन्यूअस पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 40 मिनट की क्लासेज जो है ली जाती हैं बेसिकली। अब इससे ज़्यादा ली जाती हैं, जैसे आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे और तमाम प्लेटफॉर्म पे 2-2 4-4 घंटे, तो वहाँ पर बच्चे देख लेते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में नहीं रहती है। तो मेन टाइम आप कह लीजिए 40 से 50 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है मैच्योर लोगों के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ मनोरंजन का सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए, इसमें अगला आपका है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके दिमाग में अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति या उनको अभ्यास कराते हैं। देखते नहीं है, जैसे अल्फ़ाबेट हम याद कराते हैं उनको, फिर वर्णमाला के बारे में ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद से गिनती के बारे में बताते हैं, टेबल्स के, इस तरीके से सारा कुछ हम उसे रटा कर या कह लीजिए अभ्यास करवा कर जो है याद करवाते हैं। तो ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में जो है काफ़ी इफेक्टिव है आपका पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत जो है। देखिए, यहाँ पर यह सिद्धांत जो है विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सीखने के लिए या उस विषय में लागू होता है। आपका रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। अगर आप गणित विषय या कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस स्थिति में आप इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रचनात्मकता को अपने बेहतर कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी शिक्षक कर सकता है, विद्यार्थियों के रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है, उनके अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकता है, अगर विषय से संबंधित कोई टॉपिक वो पढ़ा रहा हो या भाषा से संबंधित टॉपिक पढ़ा रहा है, तो ये सिद्धांत वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके बाद से है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए काफी आवश्यक होता है। अब देखिए, कोई भी विद्यार्थी एक बार में सारा कुछ सीख नहीं पाता है, तो उस स्थिति में एक टीचर या एक अध्यापक का दायित्व होता है कि उसके प्रति सहानुभूति रहे और सहयोग दे कि आप आगे बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया, आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे भी नहीं समझ पाओगे। आपको सहानुभूति दिखाना है, उसके प्रति सहयोग करना है, ताकि वो पॉजिटिव वे में रहे और आगे उसके प्रति जो है वो बेहतर काम कर सके और सारा तथ्य वो क्लियर कर लेगा। आप सभी ने देखा है, सहानुभूति सहयोग होना बहुत जरूरी है छात्रों के प्रति। इसके बाद से है आपका इसमें प्रबलन का सिद्धांत। तो देखिए, छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगर छात्र बेहतर काम करता है, देखते हैं कि छात्र बेहतर मार्क्स लाता है, बेहतर अंक लाता है, तो अलग अलग विद्यालय उनको पुरस्कृत करता है, सम्मानित करता है। इस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं आगे उसी प्रकार के व्यवहार को करने के लिए। अब अच्छे व्यवहार पे किसी बच्चे को पुरस्कृत करेंगे तो वो अच्छे व्यवहार को ही करेगा। अगर गलत व्यवहार पे अगर आप उसको पुरस्कृत करते हैं तो गलत व्यवहार करने पर उसे बढ़ावा मिलेगा। तो प्रबलन का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। प्रबलन का मतलब पुनर्बलन, किसी कार्य को करने के लिए फिर से बल मिलता है। तो अगर अच्छा कार्य करते हैं पुरस्कृत करने पे, तो फिर से वही अच्छा कार्य आप दोहराने का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्रबलन का भी सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं।
अब देखिए इसमें आगे आपका है कि इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम के प्रायोजन में किया जाता है। अब देखिए इंद्रियां यानी कि जो कुछ भी आप करते हैं इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं, चाहे देखना हो गया, सुनना हो गया, महसूस करना हो गया, आपका स्मेलिंग करना हो गया। तो किस प्रकार से जो है उनको आप प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके उसी के द्वारा, क्योंकि ज्ञान या तथ्य जो आपके मस्तिष्क में जाएंगे, क्योंकि आंखों से विजुलाइज करके हम ब्लैक बोर्ड पे सारे तथ्यों को देखते हैं, जैसे कि आप अभी मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे, कानों से आप सारे जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको सुनते हैं, ऑडियो को सुनते हैं। तो जब आप अपनी इंद्रियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण करते हैं, यानी इस सिद्धांत के अंतर जैसे जो कुछ भी मैं बता रहा हूं कि सिद्धांत के अंतर्गत जैसे ही आप इंद्रियों को प्रशिक्षण देते हैं, बेहतर करते हैं, उस प्रकार से आपका जो है अधिगम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो शिक्षकों को काफ़ी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंद्रियों को प्रशिक्षण करने के सिद्धांत को। इसके साथ ही साथ लास्ट वन आपका है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने से संबंधित है। अब देखिए उपचारात्मक तभी तो हम करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। अब तो इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर ही उपचारात्मक जो है सिद्धांत का हम इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं तो किस प्रकार से जो है उन त्रुटियों की पहचान की जाए और उस त्रुटियों को दूर किया जाए। शिक्षक भी जो है इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर कोई भी तथ्यों को बताने में या कुछ भी अगर वो त्रुटि करता है तो त्रुटि या उस समस्या का जो है वो पहचान करे और उससे संबंधित जो है वो समाधान कर सकता है। तो आशा करता हूं कि ये भी सिद्धांत आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण के सिद्धांत आपको अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे और उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कुछ भी या कोई भी सिद्धांत अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य सिद्धांत और जो आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको कवर करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ सिद्धांत क्या होता है और शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता आखिर टीचिंग में या शिक्षण में क्यों है, यह भी हमने जानने का प्रयास किया। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज़ें या कोई भी तथ्य अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रह जाएगा तो वैसे ही बना रह जाएगा। तो अपने क्वेरी और डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा है। इससे हम अपने कंटेंट को और भी इम्प्रूव करेंगे और क्लास के जो क्वालिटी को और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अपना फीडबैक वीडियो से रिलेटेड जरूर दीजिएगा। वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी, कंटेंट जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो बेहतर दिखाई दे रहा है, वॉइस से द्वारा जो भी कुछ मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ बोलकर वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो वीडियो के बारे में एक अलग से फीडबैक अपना दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलता है इसी प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आपको प्रेस करना होगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।